जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत। बसपा की चुनावी रणनीति क्या है? पार्टी की रणनीति ये है कि कोई भी चुनाव आए, चाहे वो स्थानीय चुनाव है जी, चाहे वो विधानसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव है, तो पार्टी की रणनीति ये बनी है कि सारे चुनाव सिंबल पे लड़े जाएंगे। क्या कभी दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से भी आपको कभी पेशकश आई कि आप हमारे राजनीतिक दल में शामिल हों? बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और मैं पार्टी का एक कैडर वर्कर हूँ। अगर कोई लाख लालच भी दे, ये हमें कोई इनवाइट भी करे तो हम नहीं जाएंगे। पहली बात, राजनीतिक दल ये इल्जाम लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक जाति विशेष की राजनीति करती है। ये सरासर गलत बात है। जो लोग पार्टी पे इल्जाम लगाते हैं इस तरह का, वो लोग, ये उनकी घटिया सोच है, क्योंकि वो खुद जातिवादी होते हैं। वो बसपा पर ये इल्जाम लगाते हैं, बसपा के नेताओं पर इल्जाम लगाते हैं कि वो जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनको नहीं मानते, उनका अपमान करते हैं, उन पर उंगलियां उठाते हैं। तो आपको नाराजगी क्यों है देवी देवताओं से? यही दुष्प्रचार होता है हमारा। देखिए, कल अयोध्या के अंदर ब्राह्मण सम्मेलन था। वहाँ पर हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, वो उसके चीफ गेस्ट थे। वो सबसे पहले एक हिंदू होने के नाते रामलला की पूजा करी और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर जो है उन्होंने कल सम्मेलन श्री गणेश कर दिया। और एक नारा भी है, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलैत ब्रेकिंग न्यूज़। और हरियाणा प्रदेश में स्थानीय राजनीति, जिसको गांव की सरकार भी कहते हैं, गांव की सरकार, गांव के चुनाव जो चुनाव हैं उनको लेकर सियासी सरगर्मियां हैं और तमाम राजनीतिक दल इन चुनावों को लेकर, चाहे वो ग्राम पंचायत हैं, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर पालिकाएँ, नगर परिषद, नगर निगम, उन सभी चुनावों को लेकर जो राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में लगे हैं। और हर राजनीतिक दल इस कवायद में है कि वे हर दहलीज तक पहुँचे और गाँव की सरकार से लेकर प्रदेश और देश में उनकी हुकूमत हो। इसी विषय को लेकर हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं बसपा के प्रदेश प्रभारी महेंद्र कुराड़ जी। महेंद्र कुराड़ जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। नमस्कार। और आपका सबसे पहले हमारा आपसे ये सवाल कि हरियाणा में पंचायती राज चुनाव होने जा रहे हैं जी, बसपा की चुनावी रणनीति क्या है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक तीसरे नंबर का राष्ट्रीय दल है और पार्टी की रणनीति ये है कि कोई भी चुनाव आए, चाहे वो स्थानीय चुनाव है जी, चाहे वो विधानसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव है, तो पार्टी की रणनीति ये बनी है कि सारे चुनाव सिंबल पे लड़े जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट है या इससे पहले भी कभी पंचायती राज जो चुनाव हैं पार्टी ने अपने सिंबल पर कभी लड़े हैं और उनके नतीजे क्या रहे? क्या वो संतोषजनक परिणाम थे? इसका हम पहले एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। हमारे हरियाणा के अंदर अगर हम देखें तो इसका एक्सपेरिमेंट जो है हम अम्बाड़ा लोकसभा के अंदर हमने किया। वहाँ पर जो है जिला परिषद से लेकर पंचायत समिति, इवन के सरपंच तक भी हमारी पार्टी के बने हैं। और जिला परिषद का चेयरमैन इससे पिछले प्लान का जो बीएसपी का था यमुनानगर में, हमारी पूरी मेजोरिटी से वहाँ जो जिला परिषद थी। महेंद्र कुराड़ जी, लंबा तजुर्बा आपके पास है। जिस प्रकार के हमारे पास सर्वेक्षण आए हैं, जिस प्रकार का हमने आपके जीवन सफर का अध्ययन किया, उसमें ये बात निकल कर सामने आई कि 3 दशक से आप बसपा की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उस आयु में जब आपको मत का अधिकार भी नहीं था तब भी आप बीएसपी का झंडा बुलंद कर रहे थे और आज प्रदेश प्रभारी के पद पर हैं। इस बीच क्या कभी दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से भी आपको कभी पेशकश आई कि आप हमारे राजनीतिक दल में शामिल हों? देखिए, इस विषय पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और मैं पार्टी का एक कैडर वर्कर हूँ। अगर कोई लाख लालच भी दे, ये हमें कोई इनवाइट भी करे तो हम नहीं जाएंगे। पहली बात तो ये, क्योंकि
हमारा जो मिशन है, बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है, वो एक कोई राजनीतिक मिशन नहीं है। ये लोगों के जो हमारे जो गुरु रहबर रहे हैं, उनकी जो सोच रही है, उनके अनुसार जो पार्टी उनको लेकर जो आगे बढ़ रही है, ताकि मानवता का भला उसके यहाँ सभी का समानता हो, सभी को रोटी कपड़ा और मकान मिले, सभी सुख से बसें। जैसे गुरुदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूँ राज में मिला जसन को वन, छोट बड़ सब संबस है रह रविदास प्रसन्न। तो हमारे संतों गुरु ने भी जो है इस चीज़ की कामना करी है, और उसी को लेकर जो उनकी सोच को लेकर जो है पार्टी, उन्हीं सभी, चाहे वो किसी भी समाज में जन्मे हैं, जितने भी गुरु रहबर हैं, तो उनको लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। और हमारा जो संविधान है देश का, परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जो भारत का बनाया है, वो विश्व में सबसे श्रेष्ठ चीज़ है। अगर उसको सही नीयत से लागू कर दिया जाए तो मैं मानता हूँ कि भारत पूरे विश्व में सोने की चिड़िया आज भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महेंद्र कुराड़ जी, आपकी इन बातों को हम स्वीकार कर लेते हैं, और लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरे राजनीतिक दल ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक जाति विशेष की राजनीति करती है, और जो दूसरे जो धर्म जातियाँ हैं उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, या दबाव की राजनीति की जाती है। ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, ये सरासर गलत बात है। जो लोग पार्टी पे इल्ज़ाम लगाते हैं इस तरह का, वो लोग, ये उनकी घटिया सोच है, क्योंकि वो खुद जातिवादी होते हैं। आज तक 70 साल कांग्रेस बीजेपी का राज रहा है देश के अंदर। जातिवादी व्यवस्था न्यू क्यों है, बल्कि जब से ये बीजेपी सरकार आई तब से तो और ज़्यादा बढ़ गया है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार यूपी के अंदर रही, ना कोई जातिवादी दंगा हुआ, ना कोई आंदोलन हुआ, ना कर्मचारी का आंदोलन हुआ, ना किसान का आंदोलन हुआ, ना किसी, और सबसे बड़ी बात, गुंडागर्दी का बिल्कुल नामो निशान वहाँ से मिटा दिया गया। और देश के अंदर ऐसे मिसाल कायम की कि आज विपक्ष भी बहन जी को ये कहता है हाँ राज तो बहुजन समाज पार्टी का था। प्रधान जी, जब भी चुनाव हुए, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के चुनाव थे, चाहे वो लोकसभा के चुनाव होते हैं, बसपा पर ये इल्ज़ाम बार बार आता है कि पहले वो किसी दल के साथ गठबंधन करते हैं, और फिर उनके नेता पार्टी के वोट बैंक के नाम पर लेन देन करते हैं, और पार्टी के वोट बैंक को बेचकर पार्टी को फिर उसी स्थिति पर पहुंचा देते हैं। ये मैं इस बात का खंडन करना चाहूँगा। देखिए, हमारे देश के अंदर जो माइंड सेट है लोगों का, बहुजन समाज पार्टी को एक पर्टिकुलर कास्ट से जोड़ दिया पहले, तो फिर मेंटलिटी वहीं रहती है। वो लोग खुद ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाते नहीं हैं। हमारा गठबंधन पहले, जैसे मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा आपको, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से हुआ। हमारे जो नेता मान सिंह मनेड़ा जी प्रभारी थे हरियाणा के, वो उनको बार बार इनवाइट करते रहे, भैया उस संयुक्त हमारा प्रोग्राम होने हैं। उनको इनवाइट किया, कई बार उनको बुलाया, लेकिन उन्होंने कभी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कभी बोलते हैं मेरे को स्वाइन फ्लू हुआ, कभी कुछ बोलते हैं। तब जब उनको वो गुड़गांव में जाके मिले तो वो बोलते हैं कि मैं तो जो है बीजेपी का साथ भी चाहिए, जबकि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज़ को। इसीलिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, गठबंधन नहीं टूटा, और इल्ज़ाम हमारे ऊपर आता है कि गठबंधन पैसे लेकर तोड़ा गया। देखिए, जिस प्रकार के सब्जेक्ट सामने आते हैं, जिस प्रकार के कमेंट सामने आते हैं, जिस प्रकार के निष्कर्ष सामने आते हैं, हमारी बात थोड़ा वो, अगर हमारी कुछ बात गलत आए उसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई के साथ समझौता होता है, दोनों दल मिलकर प्रचार प्रसार करते हैं, चुनाव का जब वक्त पास आता है कुलदीप बिश्नोई के साथ गठबंधन टूट जाता है। देखिए, एक मिनट में आपको कहना चाहूँगा, पहली बात तो गठबंधन हो गया, वो कभी हमारे साथ प्रचार में आए ही नहीं। बिश्नोई हज का और बसपा का प्रचार प्रसार हुआ तो हज का और बसपा ने समझौता कर लिया है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, फिर वो क्यों नहीं समझौता से चल पाया? ये आई कि उनको बार बार बुलाया गया, भाई हम साझा प्रोग्राम कर रहे हैं, आप आइए, तो वो बहानेबाजी मिलाएगी, और वो उन्होंने संतोषजनक जवाब ना देने के कारण ये बात बहन जी तक पहुंच गई, तो गठबंधन टूट गया। और इसमें कोई तीसरी बात नहीं है, लोगों को तो बात बनानी है। सेटिंग के आरोप लगते हैं कि जो पार्टी के जो नेता थे बसपा के, उन्होंने सेटिंग की
कि जो दूसरे राजनीतिक दल थे जिनको सत्ता में आने की ज़्यादा उत्साहित थे, जिनको ये लग रहा था कि हम सत्ता में पहुंचने वाले हैं, लेकिन बसपा और हजका का जो गठबंधन है वो हमारे बीच रोड़ा बन सकता है कि वहाँ एक सुनियोजित योजना बनाकर इस बात का मार्ग तैयार किया गया कि गठबंधन टूटे और वहाँ लेन देन हुआ। ये बात कितनी सच्चाई है? देखो, मैं इस बात में आपकी एक बात कहना चाहूँगा। जब बीएसपी का वोट परसेंटेज 2009 के अंदर, जिस टाइम में हमारा अजका के साथ गठबंधन हुआ था, 16% समथिंग था, 16% से ऊपर ही था। हमने इन लोगों को भी पीछे छोड़ दिया था अकेली पार्टी में। लेकिन विधानसभा के टाइम जब गठबंधन हुआ तो दूसरी जो पार्टियाँ, विपक्षी जो पार्टियाँ, उन्होंने देखा भी बहुजन समाज पार्टी 16% वोट पे है आज, अगर ये वोट बैंक थोड़ा सा और बढ़ जाता तो ये अकेली सत्ता में जाएगी। तो उसको गिरने के लिए हमारे नेताओं पर जो है आरोप लगाने शुरू कर दिए। हमारे समाज के लोगों में ये प्रचार कर दिया गया कि बहुजन समाज पार्टी के लीडर तो बिक गए, पैसे ले गए, ये वो है, और ये ऐसी ऐसी बातें जो फैलाएगी जिससे हमारे वर्करों को मनोबल डाउन हुआ। चर्चा में आपकी ये बात चलते चलते इनेलो पर भी आ पहुंची है। इनेलो के साथ भी बसपा का गठबंधन हुआ और ऐसे बहुत से कार्यक्रम हुए। हमारे पास भी ऐसे बहुत से चित्र हैं जिनमें इनेलो के जो नेता हैं हरे पटके के साथ वो नीला पटका भी डाले हुए थे। तो क्या हुआ? उनके साथ कौन वहाँ गलत रहा, कौन सही रहा? गठबंधन क्यों टूट गया? नीला पटका और हरा पटका का साथ क्यों नहीं चल पाया? बहुत बढ़िया गठबंधन हुआ था, हम भी बहुत उत्साहित थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इनेलो पार्टी में शुरू हुई। अब वो दिक्कत आप सभी को पता है, जिससे दिक्कत बढ़ते 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 हम नई पार्टी का किस तरह की दिक्कत शुरू हुई? किस तरह की बातें? आपस में जो था, जो तालमेल था, जो इनेलो के नेता लोग थे, उनका जो तालमेल नहीं बन पाया और उन्होंने अपने अलग अलग रास्ते अपना लिए। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो इनेलो है, दुष्यंत चौटाला का उस परिवार से एक परिवार का आपस में विखंडन होना, उन चीज़ों को देख वो मेन कारण बना है गठबंधन टूटने। तो और कोई इशू नहीं, इसके का कोई इशू नहीं रहा। हाँ। तो अब एक मिनट सुनिए, बहन जी ने ये कहा था कि हमने गठबंधन इनेलो से किया था, अब इनेलो रही नहीं। तो आज भी दिल धड़कता है इनेलो के लिए बसपा का। देखो, वो तो भविष्य बताएगा। हरा पेन लगा कर आए हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ तो गठबंधन नहीं, हरा पेन आपने भी लगाया है, सजाया है। देखो, वो विषय तो बहन जी के अधीन है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि गठबंधन का जो फैसला वो बहन जी लेती है, हमारी सुप्रीमो है बहन जी। और रही बात गठबंधन होता है तो जैसा डिसीजन बहन जी लेगी हम उसके लिए तैयार हैं। प्रधान जी, ये चर्चा लगातार होती है सियासत के, जहाँ विश्लेषण होते हैं वहाँ ये चीज़ें सामने आती हैं कि चुनाव से पहले जो बसपा का जो कार्यकर्ता है, बसपा के जो पदाधिकारी हैं, बसपा के जो नेता हैं, वो गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं जी। जब चुनाव आता है तो उन चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर पाते, वोट बैंक बिखर जाता है। जो बसपा का जो वोट बैंक है वो भी एक बहुत बड़ा निर्धारण करता है। लेकिन नेता जो लोग हैं वो गांव लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर या विधानसभा स्तर पर या लोकसभा स्तर पर ऐसी कोई रणनीति तय नहीं कर पाते कि जो वोट बैंक है वो एकत्रित होकर उस पार्टी के लिए डले। देखिए, सारे जितने भी हमारे, चाहे वो छोटा वर्कर है चाहे बड़ा नेता है, पूरे 5 साल पूर्व बहुत मेहनत करता है, ग्राउंड तैयार होता है। दिक्कत कहाँ आती है? जब इलेक्शन का समय आता है। मैं देखो आपको एक, आप रहस्य कहिए कुछ भी कहिए, इसको सच्चाई ये है कि जब भी हमारा समय आता, चुनाव आता है, तब कोशिशें शुरू होती हैं विपक्षी दलों से कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों को पथभ्रष्ट कैसे किया जाए। तो वहाँ शुरुआत जो है, वहाँ पर वो यहीं से शुरू होती है कि बीएसपी आने वाली नहीं है, दूसरे दल को दे दे, वो आने वाला उसको रोकेगा। और वहाँ जो है, जो हमारे समाज के अंदर जो लोग हैं, जो गरीब समाज है, उसके अंदर ये भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो आने वाली नहीं, क्यों वोट खराब करते हो। तो इसको लेकर कोई चिंतन मंथन या कोई शिविर या कोई कैंप या उनको जगाने का प्रयास नहीं किया जाता कि जब इस प्रकार? अभी हमने स्टार्ट किया, जैसे मैं आज भी, मेरा एक प्रोग्राम था करनाल लोकसभा का, तो इसी चीज़ पे हमने मंथन किया कि हम जो है गांव-गांव युवाओं को, जो हमारे
सर्व समाज से लोग हैं, उनको पार्टी नीतियों के बारे में बताएंगे। भाई आप बीएसपी से क्यों जुड़े, बीएसपी की सरकार क्यों ज़रूरी है। आपने बार बार इनेलो कांग्रेस बीजेपी की सरकार देखी है, भाई कम से कम एक बार इस पार्टी को देख लीजिए। हर वर्ग में आप प्रधान जी, आप हर वर्ग में ये दावा करते हैं कि पार्टी का हर वर्ग में वजूद रसूख है। ऐसा कोई एग्जाम्पल स्थानीय राजनीति में या प्रदेश की राजनीति में कि जब आपने इनेलो कांग्रेस या किसी दूसरी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को पछाड़कर अपना सरपंच, अपना ब्लॉक समिति का चेयरमैन या जिला परिषद का चेयरमैन बना लिया हो? जैसे अब आपको मैंने बताया, अभी यमुनानगर में हमारा पिछली बार जो है जिला परिषद का चेयरमैन था पिछले प्लान में, जो ये पे चल रहा है इससे पिछला, तो वो हमने जो है दूसरी जैसे कांग्रेस पार्टी को पछाड़ कर हमने चेयरमैन बनाया वहाँ, और बहुमत से बनाया। और घर करनाल के अंदर हमारा डिप्टी जो है चेयरमैन रहा बहुजन समाज पार्टी का जी। तो इस तरह से हमने जो फाइट की है, और आगे इस रणनीति को बढ़ाने के लिए हम पार्टी ने फैसला लिया है कि पूरे हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव सिंबल पर लड़ा जाएगा। पंचायती चुनाव सिंबल पर लड़ा जाएगा, लेकिन इसके साथ ही जो जब चुनाव होता है तो चुनाव के लिए नोट, वोट, सपोर्ट, ग्लैमर, बहुत कुछ ये चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो बसपा इन चीज़ों क्या मैनेज कर पाती है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेती। पहली बात तो ये, अन्य जितने राजनीतिक दल हैं आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े सेठ करता से चंदा लेकर पब्लिकली चंदा इकट्ठा करके जो है बहुजन समाज पार्टी आज तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। और हमारा एक मानना है कि कहीं से सहारा होगा तो इशारा भी होगा। अगर हम पब्लिक से पैसा लेकर, अगर पब्लिक के चंदे से हम सरकार बनाएंगे तो पब्लिक के काम होंगे। अगर किसी धंधा सेठ से हम पैसा लेंगे और सरकार बनाएंगे तो काम उनके होंगे, और वही तो हो रहा है। दूसरे जो वर्ग के लोग हैं वो बसपा पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, बसपा के नेताओं पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनको नहीं मानते, उनका अपमान करते हैं, उन पर उंगलियां उठाते हैं। तो आपको नाराज़गी क्यों है देवी देवताओं से? ये किसने कहा कि हम हिंदू देवी देवताओं? हमारे राजनीतिक दल अक्सर आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, यही दुष्प्रचार होता है हमारा। देखिए, कल अयोध्या के अंदर ब्राह्मण सम्मेलन था, वहाँ पर हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, वो उसके चीफ गेस्ट थे। वो सबसे पहले एक हिंदू होने के नाते रामलला की पूजा करी और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर जो है उन्होंने कल सम्मेलन श्री गणेश कर दिया। और एक नारा भी है, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ये चीज़ें अब बदल गई हैं। तो यानी कि आपका ये मानना है कि ये तो केवल पार्टी को की जो छवि और पार्टी के नेताओं का जो कद है उसको प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जाता है, अंदरूनी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का नारा है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। यानी कि बहुजन समाज पार्टी सभी लोगों का भला चाहती है, वो किसी जाति धर्म से उसका कोई मतलब नहीं है। प्रधान, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको राइट दिया है कि वो किसी जाति धर्म किसी भी भाषा को अपना सकते हैं, वहाँ कोई भेदभाव करने वाला नहीं। उसी आइडियोलॉजी पे 1966 में हरियाणा बना जी, हरियाणा में सरकार बसपा की नहीं आई जी, नहीं। और पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो यूपी में बसपा ने सरकार बनाई हो 4 वर्ष। तो जो हरियाणा प्रदेश का जो कार्यकर्ता है वो कब तक सत्ता का इंतज़ार करे, कब तक वो पार्टी के लिए नारा लगाता रहेगा, कब उसके पास वो अवसर आएगा जब उनकी सत्ता हो? क्या इससे आपको नहीं लगता कि जो वर्कर हैं या पदाधिकारी हैं उनका मनोबल गिरता है कि वो कहाँ तक दौड़े? देखिए, मैंने आपको पहले कहा, बहुजन समाज पार्टी एक संतों महापुरुषों का आंदोलन है, और जब आंदोलन होते हैं गरीब समाज के लिए आंदोलन होते हैं, और उसको करने वाले भी गरीब समाज के लोग हैं। वो कभी इस चीज़ के इंतजार में नहीं रहते कि हमें सत्ता कब प्राप्त होगी। पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं आंदोलनों में। अगर मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूँ, बीजेपी का उदाहरण ले लीजिए आप। 1925 के अंदर जनसंघ बना,
जी। और सत्ता कब आई? 1987 में शायद इनकी जो सत्ता आई। और उसके बाद बहुमत में सरकार कब आई? आपके सामने है। इतना लंबा संघर्ष उनका है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी और हमने एक भारत के सबसे बड़े सूबे पर 1995 के अंदर, यानी कि लगभग आप देख लीजिए लगभग 20 साल के बाद सत्ता हासिल कर ली। और ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी आज तीसरे नंबर का राष्ट्रीय दल है। और मैं आपको दावे से कहता हूँ, जैसे अब लोग सर्व समाज ने जैसे बीएसपी को अपनाना शुरू किया है, जब नीतियाँ सब लोगों को समझ में आने लगी बहुजन समाज पार्टी की ये पर्टिकुलर कास्ट की पार्टी नहीं है, तो लोग जुड़ने लगे पार्टी से। और मैं दावा करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में 2024 में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर सरकार होगी। प्रधान जी, आपसे अंतिम क्वेश्चन कि आपने ये बताया कि जो गांव के जो चुनाव होंगे, गांव की सरकार के जो चुनाव होंगे, कि पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव वहाँ लड़ेगी, तो पार्टी ने किस प्रकार की तैयारियां की हैं कि जिस प्रकार पूरे हरियाणा प्रदेश में कौन वो चेहरे होंगे, कसौटी क्या होगी, पैमाना क्या होगा उस उम्मीदवार का जिसको आप गांव के मुखिया के तौर पर मैदान में लेकर आएंगे, या जिला परिषद के चेयरमैन के रूप में, या ब्लॉक समिति के उस चेयरमैन के रूप में, या पंच के रूप में, या ब्लॉक समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य है, उसका पैमाना क्या होगा, किस कसौटी पर परखे जाएंगे उम्मीदवार? सबसे पहले तो पार्टी का वफादार हो, क्योंकि आप देखते हुए आप लोगों को तो पता ही है सारा कि छोटे लेवल पे कितना राजनीतिक उथल पुथल होता है। तो उसको जो है ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी जो हमारे कट्टर कार्यकर्ता है, जो स्थानीय चुनाव लड़ने योग्य हैं, उनको चुनाव लड़वाएंगे। इसके अलावा जो बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में विश्वास करेगा और ये कहेगा मैं पार्टी का जो है वफादार बन के जो है मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो उनको चुनाव लड़वाएंगे, सर्व समाज से लड़वाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल उस बीच से निकल कर आ जाता है कि पार्टी जो पंचायती राज के चुनाव हैं उनको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी, तो बेरोजगारी का मुद्दा हरियाणा में बहुत बड़ा है। बसपा के पास ऐसा कौन सा कंसेप्ट है, बसपा के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है कि वो अगर सत्ता में आते हैं या अगर उनसे राजनीतिक दल सुझाव लेते हैं कि, तो क्या आपके पास वो टिप्स होंगी जिनसे आप ये रास्ता निकाल सकें कि युवाओं को रोज़गार मिलेगा? बहुत ईजी है, अगर सरकार की नीयत सही हो, रास्तों की कोई कमी नहीं है। क्योंकि देखिए आप देख लीजिए आज जो पॉलिसियां हैं सरकार की, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी, उनकी एक पॉलिसी रही है सिस्टम प्राइवेटाइजेशन करो। क्या कोई अंग हमारा ख़राब होता है, क्या उसको हम क्योर नहीं करते पहले, या उसको काट ही दिया जाता है? अब आप मान लीजिए मैं थोड़ा सा आपको SC/BC बैकलॉग का उदाहरण दूंगा जी। हरियाणा के अंदर 2 लाख प्लस का जो है SC/BC बैकलॉग खाली है, और इसके अलावा हमारे कई महकमे ऐसे हैं जहां हज़ारों पद खाली पड़े हैं। अगर पूरी तरह से वहां पर भर्ती कर दी जाए तो हरियाणा के लाखों बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। तो चुनाव का जो घोषणा पत्र है उनमें इस प्रकार के सब्जेक्ट भी शामिल रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे जी, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान ये आदमी की प्रायोरिटी होती हैं। ये और इन सरकारों ने जितने भी ये लोग सरकारों में आए, किसी ने 15 लाख का नारा दिया, किसी ने पीले राशन कार्ड का नारा दिया, किसी ने जो है कॉलोनी का नारा दिया, किसी ने जो इन्होंने स्कीमें चलाई वो एक पब्लिक के कल्याण के ना होकर पब्लिक के लिए मुसीबत बन गई। किस तरह की हो, किस प्रकार बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाए, और किस तरह जो राजनीतिक दल हैं एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए लाइन से नीचे उतर जाते हैं, किस प्रकार भ्रामक प्रचार भी उस बीच होते हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की। और साथ में ये बताया कि जो पंचायती राज चुनाव होंगे उसमें बसपा की रणनीति क्या होगी, और लोगों से उन्होंने अपील भी की कि जो लोगों जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके जो अपने घोषणा पत्र हैं उनकी सत्यता को परखें, और एक दूसरे के जो आरोप नेता लगाते हैं उनकी प्रमाणिकता क्या है, उनके ऊपर जाकर उनकी बातों को सच और झूठ का फैसला करें। तो इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।